थोड़ा सा इशू। क्लास अटानु जी, क्लास तो शुरू हो गई है पर स्क्रीन का इशू आ रहा है। सब स्टूडेंट्स ऐसा ना सोचे कि उनकी क्लास नहीं दिख रही है। आई थिंक अभी हमारी क्लास शुरू भी हो गई है। चलिए, चलो। काफी देर की मशक्कत के बाद फाइनली हम आपको दिखाई आने वाले हैं, और इसके साथ ही हम दिखाई आ गए। कैसे हैं भाई? सॉरी यार, काफी दिनों बाद जैसे स्टूडियो स्टार्ट होता है तो कुछ इशू आ जाता है। सब कुछ चेक करना होता है ना। गुड मॉर्निंग कृष्णा, आकांक्षा, महिमा, मोनाली। बहुत सारे लोग आके चले भी गए होंगे, शायद क्लास में कोई इशू है। और अब क्या करें, उन्हें बुलाएं क्या? कैसी रही दिवाली आपकी? बढ़िया रही होगी, उम्मीद करते हैं। अभी ज्वाइन हुआ है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सबका ज्वाइन हो गया होगा, अब सब सही है। अब तो प्रॉपर है। अब तो अर्जुन कोई इशू नहीं, ऋषि, आकांक्षा। जी मैम, बहुत अच्छी, मेरी भी बहुत अच्छी रही दिवाली। बम फोड़े थे मैम? नहीं नहीं। मतलब ऐसे एज सच मैं कोई कोई टिपिकल ऐसी धारणा नहीं देती कि फोड़ने ही नहीं चाहिए। ठीक है, जिसका जैसा मन करता है। पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा था तो थोड़ा बहुत। ठीक है, ज्यादा नहीं। बहुत धुआं तो यार बहुत निकलता है एक्चुअली, सीरियसली। पर ठीक है, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करूंगी कि हाँ करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल जी, चलो क्लास को शुरू करते हैं। आज हम क्लोज टेस्ट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही हमारी 10 मिनट जा चुकी है तो अब हम बातें नहीं कर सकते, सीधा मुद्दे की बात, काम पर आते हैं। क्लोज टेस्ट क्या होते हैं? वैसे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आइडिया होगा कि क्लोज टेस्ट क्या होते हैं। फिर भी क्लोज टेस्ट मैं समझा दूं, एक्चुअली क्या है कि एक पैसेज है पूरा का पूरा। उस पैसेज में से ना एग्जामिनर ने क्या करा है, कुछ वर्ड को ना ऐसे ऐसे रब कर दिया है। तो जैसे पूरा लिखा था उसमें से एक वर्ड हटा दिया, फिर दूसरा हटा दिया, तीसरा हटा दिया। अब ऐसे ऐसे वर्ड हटा दिए गए, और फिर हमसे कहा गया कि जो हमने यहाँ पर हटाया है आ, उसकी जगह पे कुछ फिल कर दो। ऐसा ही कहने की कोशिश की गई। मतलब कि मैंने तो हटा दिए, अब तुम भरो। पहली बात तो इसने ऐसा काम करा क्यों भाई? तूने हटाया क्यों? तुझे पता तो है कि क्या वर्ड है। चले कोई बात नहीं, ये इसलिए है ताकि एक ये परीक्षण हो सके कि आपकी इंग्लिश के प्रति अंडरस्टैंडिंग कैसी है। अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो 101% इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, और कुछ नहीं है इसके अंदर। हाँ, अंडरस्टैंडिंग आपकी थोड़ी ग्रामर, थोड़ी वोकैबलरी, या थोड़ा बहुत ऐसा कुछ सिखाएंगे आपको तो कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है, अदरवाइज है तो टोटल अंडरस्टैंडिंग। वहां पर कोई खेल नहीं है कि कोई सेट ऑफ रूल्स है, मैं कहूं कि ये रूल नंबर 1 या कॉन्सेप्ट नंबर 1, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो राम राम जी, राम राम सबको। पटाखे तो बंद हो गए मैम। नहीं नहीं, पटाखे तो बंद नहीं हुए हैं। कहीं कहीं पर हुए होंगे जहां तक है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग मोहित। लेट आ रहे हैं क्या आप? हैप्पी दिवाली भाई, सबको हैप्पी दिवाली। हाँ जी, कहाँ थे हम? कि वो रब कर दिया और हमारी अंडरस्टैंडिंग को जानने के लिए वहां पर हमसे कुछ फिल करवाया गया। बेटा, ये है कंप्लीट क्लोज टेस्ट। इसे क्लोज इसलिए कहा गया क्योंकि ये क्लोज ही तो है ये, और उसमें से आपके लिए टेस्ट है कि आपको इंग्लिश कितनी आती है। अगर आप अपना कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन मजबूत करना चाहते हैं तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप रीडिंग डेली 15 से 20 मिनट रीडिंग किया करें। क्योंकि मैं आपको 10 क्लोज टेस्ट करा दूं, 20 करा दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो एग्जाम में आने वाले हैं। हाँ, वोकैबलरी, ग्रामर, उसकी गारंटी होती है कि जो पढ़ाया है वहीं से आएगी। पर इसकी इसकी गारंटी क्या? इसकी तो होती ही नहीं है 1% भी, क्योंकि वो क्लोज टेस्ट नहीं आने वाला जो मैंने पढ़ाया है। इसका मतलब आपको खुद से करना है, और आपको खुद से करना है तो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी पड़ेगी। आज के क्लोज टेस्ट में आज मैं आपको पूरे पूरे करवा रही हूँ, फिर मैं एक एक करके जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें से समझाऊंगी कि करना क्या होता है। फर्स्ट स्टेप होता है कि शुरू की 4-5 लाइन देखकर, 4-5 लाइन पढ़कर आपको ये आइडिया लेना कि इसकी थीम क्या है, मींस टॉपिक क्या है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें ये नहीं पता लगेगा कि किस कैटेगरी के ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है बेटा, चलिए, जैसे कि
एक एक करके स्टेप। पहला स्टेप यही होता है कि हम 3-4 लाइन पढ़ें। आप भी पढ़े मेरे साथ, मैं भी पढ़ती हूँ। एवरी मंथ साइंटिस्ट new gadgets and new ways to make technology faster and better. Our homes are our homes are full of hardware and something suggests however that it is the young people who are the best able to deal with this change. Teenagers have no problem a DVD player and their parents. I think अगर आप नहीं भी समझ पा रहे तो आपको कुछ वर्ड साइंटिस्ट दिख रहा है, साइंटिस्ट है, टेक्नोलॉजी है ना, डीवीडी प्लेयर्स हैं, कंप्यूटर्स है, तो मेरे ख्याल से तो आपको इन 3 वर्ड से ही एक आइडिया हो गया होगा कि ये जो क्लोज टेस्ट है कुछ मैम साइंस वाइंस से रिलेटेड है। दिनेश जी अभी चलेगा, मैंने क्लोज टेस्ट इसलिए लिया है बीच में, कुछ बच्चों के एग्जाम है और उनको क्लोज टेस्ट का बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो मैं उनको ये आइडिया दे दूं तो हम कुछ दिन इसको कंटिन्यू करेंगे। वोकैबुलरी ऑब्वियसली, वोकैबुलरी तो स्टार्ट होगा ही है ना। अरे ममता ऐसा ऐसा क्या है बेटा, क्यों घर पे नहीं रह सकते थे क्या, खेत में क्यों बैठी हो? चलिए ठीक है, 3 वर्ड देखिए, 3 वर्ड से एक आइडिया। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दें प्लीज। रही बात वोकैबुलरी मैम कब या कुछ ऐसे सवालों पर ध्यान ना दें, जो मैं करवा रही हूँ बस करते रहिए। क्लोज टेस्ट करवा रही हूँ, क्लोज टेस्ट करिए, फिर वोकैबुलरी कराऊंगी, जैसे जैसे पैटर्न होगा वैसे वैसे मैं पढ़ा दूंगी, है ना। तो इस चीज पे बहुत दिमाग मत लगाया करो, मैम क्लोज टेस्ट कितने दिन चलेगा, वो कितने, ठीक है ना यार, पढ़ते रहो आप, पूरा बैच पढ़ो, बैच पढ़ने के बाद सोचो अब क्या रह गया, है ना, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मेरे पे ट्रस्ट करो। अब हमने 2-3 वर्ड देखे तो आई थिंक 100% स्टूडेंट्स को ये आइडिया हो गया कि ये जो पूरा का पूरा पासेस है मैम कुछ साइंस या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अब दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2, इसमें हम क्या सोचते हैं कि शायद जो हम फिल इन द ब्लैंक भरेंगे या फिर जो भी जहां पर होगा वो ऐसे शुरू करना होगा, एवरी मंथ साइंटिस्ट, और बस सीधा यहां से करना शुरू कर दिया, ऐसा होता है सबके साथ। चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देती हूँ, मुझे भी नहीं दिख रहा है। क्या क्या कर रखा है ये, तुम्हें दिख रहा है क्या? मुझे देखना पड़ेगा साथ साथ फिर। फोर्थ ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको देख के बताती हूँ। डिस्कवर, चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर डिस्कवर है। अब क्या होता है कि आप सब ने जैसा नॉर्मल एक दिमाग है तो सोचते हैं एवरी मंथ साइंटिस्ट ऐसा करके और भरना शुरू कर देते हैं। आप लोग मेरी बात को कनेक्ट करिएगा, आप लोग ऐसा ही करते हैं, साइंटिस्ट फाउंड, साइंटिस्ट इन्वेस्ट। मेरे ख्याल से तो सारी चीजें ठीक है भाई, साइंटिस्ट के साथ फाउंड भी हो सकता है साइंटिस्ट को कुछ मिला हो, इन्वेस्ट भी हो सकता है, वैसे ही इन्वेस्ट नहीं वर्ड इन्वेंट होगा, इन्वेंट भी हो सकता है। मैंने कहा एस्टिमेट, हाँ साइंटिस्ट को इंसान नहीं होते क्या, क्या वो एस्टिमेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं एस्टिमेट भी। क्या साइंटिस्ट डिस्कवर नहीं कर सकते? हो सकता है साइंटिस्ट है उसने कुछ डिस्कवर करा। तो अगर आप फॉरवर्ड रीडिंग से जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि चारों ही ऑप्शन बेटा करेक्ट हैं, है ना, चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर हम सिर्फ फॉरवर्ड रीडिंग से ऐसे चलते जा रहे हैं जैसे कि आप लोग करते हैं, नॉर्मल दिमाग का यही खेल है, एवरी मंथ साइंटिस्ट फाउंड, सब तो ठीक है, फिर हम तुक्का सा मारते हैं कि शायद डिस्कवर ठीक होगा, है ना। आप लोग में से कोई लोग मार भी रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, पहली बात। स्टेप नंबर 2, आपको क्या करना है, अगला पार्ट पढ़ना है। अगर आप अगला पार्ट नहीं पढ़ेंगे तो आपको आइडिया ही नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं जब भी आप कुछ पढ़े तो उसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रीडिंग को देखें, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक देखा, हमने कहा न्यू गैजेट्स एंड न्यू वेज टू मेक टेक्नोलॉजी फास्टर। भैया नए गैजेट्स, नए नए कंप्यूटर आ रहे हैं, है ना, नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, नई नई एप्लीकेशंस आ रही हैं, ऐसा हो रहा है ना। तो जो
गैजेट्स हैं, मान लो कि साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ने ही तो एटम बॉम्ब है तो साइंटिस्ट ने बनाया है, तो वो गैजेट ही एक तरीके से, ऐसा सोचिए आप, चीज बनाना, ठीक है, कंप्यूटर बना दिया, रेफ्रिजरेटर बना दिया, तो चीज को फाउंड किया जाता है नहीं, ढूंढा नहीं है उन्होंने, राइट। इन्वेंट, साइंटिस्ट इन्वेंट करते हैं या एस्टिमेट, एस्टिमेट लगाते हैं वो न्यू गैजेट्स को, नहीं, ऐसे हम ऑप्शन को डिलीट कर पाएंगे, है ना। हमने देखा डिस्कवर और इन्वेंट, मैम ये दोनों हो सकता है, आप में से कुछ लोग ऐसा भी कहना चाह रहे हैं मुझे, बेटा डिस्कवर वास्को डी गामा ने इंडिया डिस्कवर किया था, क्या उससे पहले दुनिया में इंडिया था नहीं, क्या भारत नहीं था, था ना। डिस्कवर होता है कोई चीज है तो बस आपने उसको दुनिया के सामने ला दिया है, मतलब आपको मिल गई है वो। तो साइंटिस्ट को न्यू गैजेट मिलते नहीं है पड़े, क्या करते हैं वो बनाते हैं, तो इसलिए इन्वेंट वर्ड को हम क्लिक करते हैं, ना ही डिस्कवर को। समझ में आई बात। जब तक आप फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन दोनों नहीं पढ़ेंगे तो आपको आइडिया नहीं हो सकता है। मेरी बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो थम्स अप भेजो। हुआ क्लियर? इन्वेंट शुड बी द आंसर। आगे देखिएगा, एवरी मंथ साइंटिस्ट इन्वेंट, पहला समझ में आया, न्यू गैजेट्स एंड न्यू वेज टू मेक टेक्नोलॉजी फास्टर एंड बेटर। भैया हर महीने जो क्या है, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, नए नए गैजेट्स आ रहे हैं, नए नए तरीके आ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी और फास्ट हो जाए, फास्ट हो जाए। और आगे लिखा है हमारे जो घर हैं आर फुल ऑफ हार्डवेयर एंड, सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, दिस इज कॉल्ड कंजंक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। मैं साथ साथ स्टेप बताती चलूंगी, जैसे फर्स्ट स्टेप पहले आप टॉपिक की थीम समझें, सेकंड स्टेप आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीडिंग दोनों को समझें, आपको एक कलेक्टिव अप्रोच रखनी होगी, कलेक्टिव अप्रोच नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। अब अगला कलेक्टिव अप्रोच है कि आपको कंजंक्शन पे भी दिमाग लगाना है। यहां पर आपने देखा एंड का प्रयोग किया है। अब एंड से पहले, एंड एक कंजंक्शन है, एंड एक कंजंक्शन है, इससे पहले और इसके बाद में, इन दोनों का संगम बहुत जरूरी है, इसलिए तो एंड कंजंक्शन का यूज किया है। भैया ये जो हार्डवेयर लिखा है ना, इसका संगम हमें एंड के साथ यहाँ ऑप्शन में क्लिक करना होगा। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड गैजेट्स, हार्डवेयर एंड स्क्रीन्स, हार्डवेयर एंड लैपटॉप्स, डी ऑप्शन लिख रही हूं, लैपटॉप्स। भैया ये भी देख लीजिए, अभी मैंने आपको कलेक्टिव अप्रोच कहा था, भैया अगले भी पार्ट को पढ़ लो। ऐसे तो हार्डवेयर एंड स्क्रीन्स में क्या दिक्कत है, हार्डवेयर एंड गैजेट्स में क्या दिक्कत है, लैपटॉप्स में क्या दिक्कत है, लेकिन जैसे ही आपने ये ऑप्शन वाली लाइन पढ़ी, जैसे कि कंप्यूटर गेम्स, सच एज का मतलब कंप्यूटर गेम्स, तो आपको पता है कंप्यूटर गेम्स क्या होते हैं? गैजेट्स होते हैं? नहीं मैम। स्क्रीन्स होते हैं? नहीं। लैपटॉप्स होते हैं? नहीं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इट्स अ कॉम्बिनेशन। आपने कंजंक्शन देखा एंड, उससे पहले देखिए उसके बाद में देखिए, ठीक है, दोनों सेक्शन पे काम करेंगे, काम क्लियर। दूसरा भी क्लियर हुआ, समझ में आया रोशनी? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो ऑप्शन क्या होगा? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यहां पर सॉफ्टवेयर भर देंगे। चलो तीसरा बढ़ते हैं आगे। हमने कहा यहां पर बंद हो गया हमारा काम, सजेस्ट। अब फिल इन द ब्लैंक और सजेस्ट मतलब कि सजेस्ट करते हैं, बताते हैं, हमें क्या बताते हैं? However, that it is the young people who are the best able to deal with this change. कहते हैं जो नौजवान हैं, भैया साइंस है, नए नए तरीके आ गए, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए नए गैजेट्स आ गए, तो सब कुछ इतना सारा हो गया। तो अब इससे ना एक बात सामने आती है कि जो यंग पीपल हैं वो तो इस चेंज के साथ बहुत बढ़िया डील कर पा रहे हैं, जब वेयर इज टीनेजर हैव नो प्रॉब्लम। जिसमें हाँ, ये भी हमने कहा कि टीनेजर्स मतलब जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो भी 17 18 15 16, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है डीवीडी प्लेयर के साथ। देयर पेरेंट्स, उनके पिता, उनके दादा दादी ऑफन यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट। भाई ऐसा सा संगम दिखाया गया, भाई ये चेंज जो हो रहा है, नौजवानों को इससे कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को इससे कोई दिक्कत नहीं। पर दूसरी तरफ देखें तो माँ बाप हैं, जो दादा दादी हैं, हमारे घर में भी ऐसा होता है कि हमारी मम्मियां कंफर्टेबल नहीं हैं हमारे फोन के साथ, एंड्रॉइड के साथ, है ना। तो
हम लोग भी ऐसा होता है, जैसे कि मान लो हमने एंड्रॉइड चलाया बहुत दिन, उसके बाद थोड़ा सा कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, अपडेट हो गए, तो थोड़ा सा लगता है ना कि ऐसे ऐसे करना है, तो हम तो उसके साथ डील कर रहे हैं, पर जो हमारे दादा दादी हैं, पेरेंट्स है, वो नहीं कर पा रहे। तो आगे हमने देखा कि ये सब चीज जो मैंने बोली है, इसे सजेस्ट कर रहा है इंडस्ट्री, सजेस्ट कर रही है प्रोग्राम, सजेस्ट कर रहा है एक्सपेरिमेंट, या फिर रिसर्च। चौथा ऑप्शन है बेटा रिसर्च। बताएंगे मुझे कौन सा ऑप्शन ज्यादा ठीक रहेगा? अब भैया इंडस्ट्री बताएगी तुम्हें कि जो नौजवान है वो डील कर रहे हैं और माँ बाप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं यार इंडस्ट्री तो नहीं। प्रोग्राम बताएगा, कोई प्रोग्राम चलाया गया है। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करके देखे गए कि तुम, भाई साइंटिस्ट तो एक्सपेरिमेंट करते, क्या इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट? नो, दिस इज रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है कोई चीज आना, उसके बाद उसके प्रभावों को देखना। तो ये रिसर्च ने बताया है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए कि बच्चे के ऊपर केमिकल डाल के कुछ चल रहा है, ऐसा चल कुछ नहीं रहा है, बस एक सर्वे किया गया, और सर्वे इज अ काइंड ऑफ रिसर्च, है ना रोशनी? वेरी गुड। जो लोग भी सही आंसर दे पा रहे हैं, देखो उनका माइंड मतलब चलने लगा, ऐसा समझ लीजिए। आपको समझना होगा, ऑप्शन को एलिमिनेट करना होगा, ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमने कहा मुझे रिसर्च कहना चाहिए। रिसर्च सजेस्ट, रिसर्च हमें सजेस्ट करती है कि जो यंग पीपल है वो तो बढ़िया डील कर पा रहे हैं, टीनेजर्स हैं उनको हैव नो प्रॉब्लम, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो प्रॉब्लम के बाद तो इन्वेस्टिंग, डिस्कवरिंग, ऑपरेटिंग, एक्सप्लेनिंग चारों आ सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डीवीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर को ऑपरेट किया जाता है, हाँ, डीवीडी प्लेयर को एक्सप्लेन किया जाता है, क्या डीवीडी प्लेयर डिस्कवर किया जो यंग पीपल हैं, या डीवीडी प्लेयर को इन्वेस्ट किया? बोलिए एक ऑप्शन। आप तो दिख रहा है ना, मैंने लिख तो दिया था, फिर वो एक ऑप्शन यहां पर लिख तो रही हूं मैं जहां पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है। बेटा यहां से देखो, यहां से देखोगे, देखो हमारी प्रॉब्लम है, बच्चों की प्रॉब्लम है ये एरो पिक करना, बट मैं आपको बता रही हूं कि आपको ये एरो पिक करना होता है। जैसे आप इस एरो को पिक करेंगे तो आप में से 50% स्टूडेंट फटाफट बता पाएंगे। डीवीडी प्लेयर को इन्वेंट करना, यार मतलब बच्चों को थोड़ा इन्वेंट करना है, डिस्कवर भी नहीं करना, ऑपरेट करना है, ना ही एक्सप्लेन करना, राइट? ऑपरेटिंग, वेरी गुड रोशनी, रिया, मनदीप, सब लोग कोशिश करेंगे साथ साथ मेरे। ऑपरेटिंग, एक डीवीडी प्लेयर को ऑपरेट किया जाता है। आगे कहा हमने, देयर पेरेंट्स, उनके जो माता पिता हैं और उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके दादा दादी, ऑफन उनको लगभग फाइंड यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, उनको न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करना, एंड डिफरेंट, कैसा लगता है? सडन एंड डिफरेंट। देखो फिर एंड आ गया, एंड के साथ एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है, डिफरेंट, कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे दादा दादी, उनको कैसा लगता है? उनको काफी अजीब लगता है ना, डिफरेंट लगता है। सडन तो नहीं, यूनिक, बहुत अलग लगता है, ऑटोमेटिक लगता है, नहीं यार, कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो हमारे देखो टीनेजर्स को बहुत सिंपल लगता है, और उल्टी तरफ जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको क्या लगता है? उसको ऑपरेट करना कॉम्प्लिकेटेड लगता है। कैसा लगता है? कॉम्प्लिकेटेड। बेटा यूनिक नहीं, यूनिक एंड डिफरेंट। आपको नहीं लगता यूनिक और डिफरेंट आपने बट, बट जैसा कंजंक्शन यूज कर लिया हो? क्योंकि यूनिक एक अलग चीज है, डिफरेंट एक अलग चीज है ना? तो यूनिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो दुनिया में है ही नहीं, ऐसा मतलब यही है बस, वो यूनिक पीस जैसे बोलते हैं हम। तो यहाँ कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन की बात नहीं चल रही। हमने कहा उन्हें मुश्किल लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है। डिफरेंट क्यों लगता है? क्योंकि उनके जमाने में पत्र लिखे जाते थे, आज के जमाने में व्हाट्सएप किया जाता है, तो उनको इसलिए डिफरेंट लगता है। वो चीज उनके लिए, उनके एज जनरेशन के हिसाब से डिफरेंट हो गई। आगे देखें, कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफरेंट। आगे देखिएगा, बट इफ यू आर अ टीनेजर, पर ऐसा है अगर आप एक टीनेजर हैं, मतलब कि आप अगर बच्चे हैं, अभी जवान हैं, तो हु क्रिटिसाइजेज, जो क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज मतलब मम्मी तुमसे ये भी नहीं होता है, मम्मी तुम्हें ये भी चलाना नहीं आता, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, वो एक फोटो ही तो भेजनी है, गैलरी पे जाओ, गैलरी नहीं दिख रही। अगर आप ऐसा करते हैं, उनके लिए कहा इफ यू आर अ टीनेजर हु क्रिटिसाइजेस, क्रिटिसाइज मतलब
भला बुरा कहना या गलत कहना, मतलब कि ऐसे कहना यार इसको ये भी नहीं आता, कि अपने पेरेंट्स को अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं फॉर देयर, उनके ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आप फॉर देयर करेंगे तो फॉर देयर स्टोरेज, इफेक्ट, लैक, अमाउंट, कुछ भी हो सकता है। बट जैसे ही आप ऑफ टेक्नोलॉजी अवेयरनेस, इस अवेयरनेस की बात करेंगे, उनको टेक्नोलॉजी अवेयरनेस क्या है, स्टोरेज है उनके पास, इफेक्ट है, लैक है, कमी है, या अमाउंट है, क्या करना चाहिए हमें गोल्स की? जब तक आप ऑफ टेक्नोलॉजी अवेयरनेस नहीं करेंगे तब तक आपसे नहीं हो पाएगा। वेरी गुड प्रियांशी, अरीज, हजारिका, लाख, वेरी गुड। हमें कहना चाहिए कि उनके पास क्या है। अगर आप अपने पेरेंट्स को उनकी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी अवेयरनेस की वजह से क्रिटिसाइज करते हैं तो ये गलत है ना? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। डोंट डोंट बी टू हार्ड, उनके ऊपर हार्ड मत बनिए ऑन देम। समटाइम्स अब देखिए हमारे पास केस आया प्रपोजिशन का। प्रपोजिशन का क्या फील्ड है? प्रपोजिशन का क्या सीन है? निर्भय, तुम्हारे मुंह से तो ये बात अच्छी नहीं लगती, वैसे तो गंदी बात है, लेकिन लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगले पूरे वीक छुट्टी रहेगी। नहीं पता था क्या? और आपके पास नोटिफिकेशन भी डलवा दिया था, ये आया ही नहीं। लैग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आया था मैम, ओके, नोटिफिकेशन आया था, गुड, आया था मैम, ओके जी। रोशनी आया था, प्रतिका, संदीप, रोशन, जी मैम आया था, जी मैम, जी मैम आया था, सबके पास आया था नोटिफिकेशन, ठीक है, गुड, जी मैम, ओके। मोहम्मद इकबाल, सबके पास आया था आई थिंक। तब मेरे को तो मैक्सिमम मैसेज यस मैम आया था कि है, तो निर्भय थोड़ा सा तमीज से, है ना, वरना नुकसान आपका हो जाएगा। एक अच्छी इमेज को आप एकदम, मतलब मेरी नजरों में इतने अच्छे बच्चे होकर फिर अगर आप ऐसी बात करेंगे तो, है ना, और कहते हैं पेरेंट्स और गुरु उनकी नजरों में खराब मत बने, है ना, तो नुकसान होता है, इमोशनल नुकसान होता है, मेरा नहीं आपका। हाँ जी, कहाँ थे हम? तो आगे हमने देखा कि अभी हम प्रपोजिशन का केस देख रहे हैं। अगर अब हमें देखिए कि क्लोज टेस्ट है, फॉर एग्जांपल, है ना, कृष्णा, सीमा, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। जिस जो जो लोग कह रहे हैं मामा आया था, कोई बात नहीं, है ना, दैट्स ओके, मैं सिर्फ निर्भय को कह रही थी, ठीक है, छोड़। हाँ, आगे देखिए, हमने कहा प्रपोजिशन का सीन है। अब जब तक हमें प्रपोजिशन नहीं पता, क्या हम इस क्लोज टेस्ट को भर सकते थे? नहीं भर सकते थे। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जब भी कॉम्प्रिहेंशन की बात आए तो इट्स अ कंप्लीट अप्रोच ऑफ इंग्लिश। अगर आपको ग्रामर, वोकैबुलरी सब कुछ आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर के मतलब जब टाइमिंग इंडिकेट करते हैं हम, तो फिर हमें क्या यूज करना होता है। हमें समझ में आया मैम, इसके लिए तो इन यूज करना होता है, आप सबने कर भी दिया है, कुछ ज्यादा सोचने। ऑन द फ्यूचर नहीं होता, एट द फ्यूचर नहीं होता, टू द फ्यूचर नहीं होता, इन द फ्यूचर होता है ना, इन द फ्यूचर, राइट। अब जब तक फ्यूचर नहीं पढ़ेंगे तब तक, अरे हाँ ठीक है भाई, आया था, मुझे भी पता है, मैं तो बस उसको कह रही थी, जी मैम आया था, है ना, सो स्वीट, सो नाइस, है ना, सो क्यूट यू आर, थैंक यू बेटा, थैंक यू, लव यू। हाँ, हमने कहा इन द फ्यूचर, यही तो हुआ कि अगले आने वाला सेंस क्या है। ओके जी, ये तो मैम कोई दिक्कत ही नहीं है, हम प्रपोजिशन आती है तो हम कर ही लेंगे। अब आगे देखिएगा, व्हेन यू हैव गोट चिल्ड्रन ऑफ योर ओन, भैया इन द फ्यूचर ऐसा हो सकता है भविष्य में, जब आप लोगों के तान्या, सुनील, रिम्पी, अल्पना, सोलानी, अमनदीप, जब आप लोगों के बच्चे होंगे तो ऐसा हो सकता है यार तुम्हें भी कुछ ना आता हो,
यही यहाँ पर लिखा है, वेन यू हैव गोट चिल्ड्रन ऑफ योर ओन, जब तुम्हारे खुद के बच्चे हो जाएंगे ना, योर टू डील विद न्यू टेक्नोलॉजी विल प्रोबेबली, तुम्हारी टू डील विद, योर टैलेंट टू डील विद, देखो सोचिएगा, जब तक आप टू डील विद न्यू टेक्नोलॉजी को नहीं पढ़ेंगे, मींस अगली रीडिंग नहीं करेंगे, तब तक आप उसे भर ही नहीं पाएंगे। तो इस पैसेज का सबसे पहला स्टेप आपको ये सीखना था कि हमें फिल इन द ब्लैंक पीछे वाली साइड से नहीं भरने होते हैं, अगले सेक्शन से भरने होते हैं। मैंने कहा लेट हो, डील विद न्यू टेक्नोलॉजी, तो क्या हो जाएगी, एबिलिटी, टैलेंट, मास्टर या पॉसिबिलिटी? एबिलिटी, वेरी गुड हजारिका जी, वेरी नाइस। और कोई? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एबिलिटी मैम, एबिलिटी नॉट टैलेंट। भैया टेक्नोलॉजी यूज करने की एबिलिटी होती है, योग्यता होती है ना, टैलेंट नहीं होता, कोई टैलेंट हंट नहीं चल रहा वहां पर। मास्टर नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं, एबिलिटी। तो भैया भविष्य में जब तुम्हारे खुद के बच्चे हो जाएंगे तो योर एबिलिटी मीन्स, योर एबिलिटी, तुम्हारी जो योग्यता है, न्यू टेक्नोलॉजी, उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी होगी उसके साथ तुम्हारी डील करने की जो एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, विल प्रोबेबली, मे बी, प्रोबेबली का मतलब मे बी, शायद क्या हो जाएगी, शायद एबल हो जाएगी, शायद डिक्रीज हो जाएगी, प्लीज हो जाएगी, इजी हो जाएगी। प्रोबेबली क्या हो जाएगी तुम्हारी, टू डील विद न्यू टेक्नोलॉजी विल प्रोबेबली क्या, क्योंकि एंड तो कंजंक्शन है, इसके आगे की लाइन है योर चिल्ड्रन विल फील मोर विद न्यू टेक्नोलॉजी, तुम्हारे बच्चे तो तुमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ होंगे, कंफर्टेबल होंगे, पर तुम्हारी डिक्रीज हो जाएगी, है ना, राइट? एबिलिटी, एग्जैक्टली, तुम्हारी एबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और तुम्हारे बच्चे कंफर्टेबल हो जाएंगे, है ना, नॉट इजी हो जाएंगे। मोर क्या है बच्चा, थोड़ा सा इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। अब मोर है तो हमें डेफिनेटली कोई एडजेक्टिव की यूज होगा, तो मैम इजी होता तो इजी का तो इजियर लिख देते हैं हम यार, प्लीज्ड नहीं, एबल भी नहीं, तो मोर के साथ कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल, तो हमने देखा कि ये एडजेक्टिव ज्यादा ठीक है, क्यों? ऐसे भी आप देख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी जा सकते हैं, पर मैं धीरे धीरे सिखाऊंगी आपको। आज तो मैं एक कलेक्टिव अप्रोच सिखा रही हूँ सिर्फ, है ना, सिर्फ एक कलेक्टिव अप्रोच है कि किसी भी एक पूरे पासेज को कैसे करना है। अब धीरे धीरे अलग अलग स्ट्रीम लेंगे हम कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। इजी आएगा, कहाँ आएगा सोलोनी? इजी बेटा, फील मोर इजी के साथ अगर हमें सेकंड डिग्री लगानी है सलोनी तो इजियर आएगा ना, मोर इजी नहीं होता, इजियर होता है, इजी, इजियर, इजिएस्ट, है ना, क्या कहती हो? तो देखना पड़ेगा। चलो 10 के 10 फिल इन द ब्लैंक। हमने आज के इस सेशन में हमने सीखा कि हमें थीम फाइंड आउट करनी है, टॉपिक फाइंड आउट करना है, पैसेज में रीडिंग सिर्फ आगे से नहीं पीछे वाली साइड से लानी है, ये चीजें हमने सीखी। कंजंक्शन है तो थोड़ा मेल मिलाप करना सीखें, प्रपोजिशन का एक यूज मैम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो ये चीजें हमने सीखी। एकदम धीरे धीरे आप इन चीजों को, थोड़ी सी दिनों के बाद ऐसा हो जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद, कि आपको ठीक फील होगा। चलो अब जैसे कि नेक्स्ट पैसेज है, आप मुझे इसकी थीम बताएंगे, जैसा मैंने सिखाया वैसे से ही, कि एक्चुअली हो क्या रहा होगा। मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आप इसे 2 मिनट पढ़ पाए। सबरीन मैम, हमें लगा आज भी ऑफर नहीं सबरीन, लास्ट टाइम शायद मैं आपको बोल के ही गई थी कि पूरा वीक, अगला एक वीक छुट्टी रहेगी उसके बाद। अब ऐसे तो यार मतलब आज तो कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं है ना। थैंक यू सो मच कोर्स कीजिए। Ram Singh whistled cheerfully as he pushed his bicycle up to hill towards old Mrs. Gupta's house.
इससे तो हमें नहीं समझ में आ रहा। राम सिंह का सीटी बजाना और वो साइकिल लेके जा रहा है मिसेस गुप्ता के घर तक, ये नहीं पता अभी क्या हो रहा है। चलो आगे देख लेते हैं। हिज वर्क फॉर द वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, उसका काम फिनिश हो गया। हिज बैग विच वॉज यूजली व्हेन ही स्टार्टेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। अब समझ में आ गया बिकम एम्प्टी। अब मेरे को समझ में आ गया कि जो राम सिंह है वो एक डाकिया है, पोस्टमैन है, पोस्ट ऑफिस का जिक्र है, बैग का जिक्र है, उसका बैग खाली है, मिसेस गुप्ता के घर जा रहा। आई थिंक क्लियर बात है ना। देखो क्या होता है, हमें ना सिर्फ कुछ आइडिया चुराने होते हैं, है ना। और उस आइडिया में हमें लगा कि हमें लेटर है, पोस्ट ऑफिस है, तो मिसेस गुप्ता है, राम सिंह का सीटी बजाना है। इन तीन चार वर्ड से ही मुझे समझ में आ जाता है कि ये डाकिया है। आपको भी आ रहा है? हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो, पहला काम तो हमारा हो जाता है कि हमें थोड़ा सा आइडिया लगे कि हम किस बारे में पढ़ रहे हैं। फिर हमने अब करना शुरू करा। राम सिंह विसल्ड cheerfully। राम सिंह डाकिया है, पोस्टमैन है, जो बहुत खुशी से सीटी बजाई उसने। ओके, एज ही पुश्ड हिज बाइसाइकिल, और अपनी जो बाइसाइकिल वो चढ़ा रहा है अप टू द हिल टुवर्ड्स मिसेस गुप्ताज हाउस। तो ये मिसेस गुप्ता के घर की तरफ जा रहा है, एकदम खुशी से जा रहा है, ठीक है। हिज वर्क, उसका जो काम है, फॉर द मंथ वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। भाई डाकिए का मंथ का काम होता है। अब देखिए अगला सेक्शन, जब तक आपको कॉमन सेंस नहीं है तब तक भी आपको क्लोस्टर्स नहीं भर सकते। आपको पता है कि डाकिए का दिन का काम होता है, मंथ का होता है, ईयरली वर्क होता है, वीकली वर्क होता है। कैसा वर्क होता है डाकिए का? डे वाइज होता है यार, वो हर दिन काम करता है। तो डे होता है ना, तो वीक का काम उसका खत्म होता है, ना मंथ का, ना ईयर का। तो हमने कहा कि हिज वर्क, उसका जो काम है, फॉर द डे, उस दिन का काम, वॉज ऑलमोस्ट फिनिश, लगभग फिनिश हो गया था, है ना। हिज बैग, अब हमने कहा एंड हिज बैग या बट हिज बैग, अनलेस हिज बैग। देखिए पहला केस हमने देखा कॉमन सेंस, दूसरा केस अब हम देखेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन का प्रयोग हमें कितना आवश्यक है? आपको कैसे पता यहां पर एंड आएगा या बट आएगा, अनलेस या ऑल दो? अगले सेक्शन से पता चलेगा भाई, अभी तो पता ही नहीं चल सकता। उसका जो दिन का काम है वो लगभग फिनिश हो गया है। हिज बैग विच वॉज यूजली, उसके बैग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करा है कि उसका बैग विच, जो कि यूजुअली सामान्यतः क्या रहता है, वेन ही स्टार्टेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। अब मुझे लगता है देखो आपको स्किप पॉलिसी भी आनी चाहिए। ये एक तीसरी कैटेगरी जहां पर हम क्लोज टेस्ट में स्किपिंग पॉलिसी यूज करेंगे। स्किपिंग का मतलब है एक को छोड़कर अगले। मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या आएगा जब तक मुझे ये नहीं पता कि यहाँ क्या आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है? भाई जब तक मुझे ये नहीं पता कि उसका ये जो यहाँ पर बैग है कैसा है, तभी तो मैं यहाँ भर पाऊंगी। तो हम ना इसे कहते हैं स्किपिंग, जहां पर आपको समझना है। अब हम देखते हैं कि उसका जो बैग है सामान्यतः क्या रहता है जब वो पोस्ट ऑफिस का काम शुरू करता है, व्हेन ही स्टार्टेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। जब वो शुरू करता है तो उसका बैग क्या रहता है? लार्ज रहता है, फटा हुआ रहता है, बड़ा रहता है, गंदा रहता है, या भारी रहता है? क्या रहता है बेटा? भाई जब वो डाकिया शुरू करता है यूजली उसका जो बैग है क्या रहता है? हैवी रहता है। हैवी रहता है कब? वेन ही स्टार्टेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस से शुरू करता है भैया डाक लेकिन निकलता है लेटर, तो हैवी रहता होगा ना। नाउ बिकम एम्प्टी। फोर्थ ऑप्शन में देखें, फोर्थ, हैव नाउ बिकम एम्प्टी, हैड नाउ बिकम एम्प्टी, वर नाउ बिकम एम्प्टी, हैज। अब क्या करें? अब आया हमारा टेंस का खेल। टेंस का खेल। अब टेंस में क्या करें मैम यहाँ पर?
आपको पता है क्या इस पासिस के अंदर अ, कौन सा टेंस है? कोई टेंस बता पाएगा मुझे? सिर्फ टेंस देखकर बताइए मुझे कि टेंस क्या आना चाहिए। सुनील, अनुपम, मोनाली, सब लोग, सबरीन। भाई साफ साफ दिख रहा है, हिज वर्क फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। हिज बैग, और उसका जो बैग है विच वॉज यूजली, जो हैवी रहता है, जो वो पोस्ट ऑफिस से शुरू करता है, हैव नाउ बिकम एम्प्टी। बेटा किसके लिए यूज करना है? किसके लिए यूज है? बैग के लिए यूज हुआ है ना ये। कि एम्पैथी कौन हो गया है? बैग हो गया है। तो बैग मुझे नहीं लगता प्लूरल होता है, या होता है? पास्ट है, एग्जैक्टली पास्ट है। तो हैव हैज तो रहने दे। तो किसका यूज करें? वर्क का यूज कर ले। पर वर्क का यूज कैसे करें? मेगा तुम्हें कहाँ से प्रेजेंट टेंस दिख रहा है बेटा ये? मुझे तो कहीं से नहीं दिख रहा। डिड है, हैड है, सेकंड फॉर्म विस्टल्ड है, पुश्ड है, मुझे तो कहीं से नहीं दिख रहा। पास्ट है मैम, पास्ट है भाई, पास्ट है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो एक ही ऑप्शन बचता है। वर्क क्यों नहीं आएगा? अब बैक के लिए वर्क तो मत यूज करिए ना। बैक के लिए हैव नहीं यूज कर सकते हैं। हैज इसलिए नहीं क्योंकि प्रेजेंट नहीं है। उसका जो बैग है वो एम्प्टी हो चुका है, राइट? हैड नाउ बिकम एम्प्टी। अब एम्प्टी हो चुका था, उसका जो बैग है वो एम्प्टी हो चुका है। ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास भाई। इन द एंड तो आपको जो भरना है इनसे भरना। अब हम क्या करें जब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है? जो ऑप्शन है उसमें से ही बेटर ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। पास्ट है तो हम क्या करें, मजबूरी है। चाहे कुछ सेंस भी गलत निकल रहा हो, कुछ लोग सोच रहे होंगे पासिव मैम, ये पासिव कर दो मैम, ये कर दो, मतलब कुछ भी आ रहा होगा दिमाग में। पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं हैड के अलावा, है ना। वर्ड का यूज नहीं कर सकते, प्लूरल है यार। वर्ड तो प्लूरल होता है, और जो हमारा बैग है वो तो सिंगुलर है। तो आप कैसे यूज करेंगे वर्क का? हैव का कैसे यूज करेंगे? समझ में आई बात? चलो जी। अब हम वापस जाएं। अब उसका जो बैग है एम्प्टी हो चुका है, यहां पर देखते हैं। वापस चले। उसका जो बैग है नाउ बिकम एम्प्टी, विच वाज यूजुअली हैवी। आप भर सकते हो क्या? भाई लिखा है हिज वर्क फॉर द डे, उसका जो दिन का काम है वो तो फिनिश हो गया है, और उसका जो बैग है वो एम्प्टी हो गया है। तो ये कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात दिख रही है क्या तुम्हें? भाई डे का काम फिनिश हो गया है, और उसका जो बैग है, जो कि जब वो पोस्ट ऑफिस से शुरू करता है तो भरा रहता है, अब एम्प्टी हो गया। क्या कुछ उल्टी बात है? ये तो नॉर्मल बात है। और जब नॉर्मल बात है तो हमें कंजंक्शन एंड का यूज करना चाहिए। ये नेगेटिव कंजंक्शन यूज करने की क्या जरूरत है? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? भाई देखो, अगर ये होता कि उसका जो दिन है वो खत्म हो गया है, लेकिन उसका जो बैग है अभी तक भरा है, फिर तो हम बट का यूज करते, है ना, कोई नेगेटिव स्ट्रक्चर यूज करते। श्वेता, तन्वर सबके मैसेज आ रहे हैं बेटा, लेकिन अगर मैं मैसेज देखूंगी तो हम ये कैसे करेंगे? तो समझ में आ रही है बात? लेकिन देखिए ना, दोनों ही सेंस में क्या हो रहा है कि इधर तो उसका डे फिनिश हो रहा है, उधर उसका बैग खाली हो रहा है, ऑलमोस्ट बिकम एम्प्टी। तो ये तो बात कॉन्ट्राडिक्टरी है ही नहीं, ये तो सिंपल फ्लो की बात है। तो सिंपल फ्लो की बात है तो नेगेटिव कंजंक्शन को यूज ना करके नॉर्मल कंजंक्शन को यूज करिए, एंड का यूज करिए, है ना। थोड़ा जल्दी करते हैं बेटा, टाइम नहीं है। नाउ बिकम एम्प्टी हो गया फॉर द लेटर दैट ही हैड टू मिसेस गुप्ता। पर उसके पास ना एक लेटर है जो मिसेस गुप्ता का है, उसी को तो देने जा रहा है बस। एक्सेप्ट, बस, और कुछ नहीं। सिर्फ एक लेटर है ना। कौन सा लेटर? एक्सेप्ट फॉर द लेटर दैट ही हैड टू। उसको क्या करना है? उसको हैड टू
पोस्ट करना है, डिलीवर करना है, डिस्पैच करना है, डेसिफर करना है। डेसिफर होता है जैसे कुछ लिखा है उसको समझना, नहीं बेटा उसको कुछ नहीं समझना। पोस्टमैन पोस्ट नहीं करता, ना डिस्पैच करता, डिलीवर करता है, राइट। तो उसको क्या करना है, डिलीवर करना। ही हैड अ लेटर फॉर हर, सॉरी, अच्छा, फॉर द लेटर दैट ही हैड टू डिलीवर, उसको डिलीवर करना है। पोस्टमैन डिलीवर करता है, डिलीवर टू मिसेस गुप्ता, शी लिव्ड अ किलोमीटर अक्रॉस फ्रॉम द विलेज। देखिए अब फिर हमारी थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पर चेक होगी कि जब भी हम किसी के रहने की बात करें हैं तो क्या लगेंगे। बट इसलिए नहीं आएगा आरती यदुवंशी जी क्योंकि उसका दिन खत्म हुआ है, थैला खाली हुआ है। हाँ अगर ऐसा होता दिन खत्म हो गया थैला भरा है तो हम बट का यूज करते हैं, थैला तो खाली हो गया ना। अब क्या करें, जो रहती है शी लीव्ड अ किलोमीटर अवे, दूर, जो कि गांव से 1 किलोमीटर दूर रहती है, तो अवे प्रपोजिशन का यूज करेंगे। सो व्हेन ही हैड अ लेटर फॉर हर, वी हैड अ लेटर, शी या दे। आपको पता है कि ये प्रोनाउन है, चारों प्रोनाउन है। क्या यहां पर कोई बहुत लोगों का जिक्र किया है? नहीं, डाकिए का जिक्र है, ना कि दे, ना वो लड़की है, ही है। ही हैड अ, व्हेन ही हैड अ लेटर फॉर हर, जब भी उसको उसके लिए कोई लेटर होता है, ही, हिज डेज वर्क, ही, वह कौन है? ये पोस्टमैन क्या करता है? उसका दिन का काम फिनिश करता है। कौन सा टेंस लगाएं? फिर से सोचिए क्या चला आ रहा है, कौन सा टेंस चलता आ रहा है बेटा? भाई नहीं कर सकते ना आपका टेंस ही एक है। नॉट फिनिशेस, नॉट इज फिनिशिंग, नॉट हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड। और आपकी सेकंड फॉर्म, ही फिनिश्ड हिज डेज वर्क, हाउएवर ही डिडंट माइंड, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसको, मतलब कहते हैं ना फर्क नहीं पड़ना, या फिर उसको टेंशन नहीं होती इस चीज की। ही डिडंट माइंड, उसके पास उसको कोई टेंशन नहीं होती। डैट मिसेस गुप्ता ऑलवेज कॉल्स हिम इन फॉर अ कप ऑफ टी, उसकी क्यों नहीं टेंशन होती? अगले में बताया कि मिसेस गुप्ता जब भी वो जाता है ना लेटर देने उसको शाम को, तो उसको हमेशा चाय के कप के लिए चाय देती है, मतलब चाय पिलाती है ऐसा कह लीजिए। तो इसलिए उसको नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज, बिकॉज मिसेस गुप्ता ऑलवेज, देखिए ये हमारा रीजन है, ये उसका इफेक्ट है। रीजन और इफेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन को समझिएगा। रीजन बाद में आया, जैसे कि हमने इसलिए उसमें बिकॉज कंजंक्शन को यूज किया। तो कंजंक्शन देखिए कितना इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि उसको मतलब टेंशन नहीं होती है उसको डिलीवर करने की, क्यों नहीं होती है? क्योंकि मिसेस गुप्ता उसको चाय पिलाती हैं। तो बिकॉज, क्योंकि वो कारण है। भैया कोई रिजल्ट आया है, क्यों नहीं टेंशन होती? उसका कारण होगा, कारण होगा तो बिकॉज कंजंक्शन का यूज करेंगे। तो आपने इस पासेज में कुछ चीजें सीखी। क्या? कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड बैकवर्ड रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? आज की क्लास से हमने क्लोज टेस्ट के बारे में जानकारी ली कि सबसे पहले आपको थीम डिसाइड करनी है, टॉपिक डिसाइड करना है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रीडिंग को डिसाइड करना है, टेंस को जरूर ध्यान रखना है। ये स्टेप्स अपने माइंड में रखें या लिखें, जैसा भी करना है। टेंस जरूर ध्यान रखना है, कंजंक्शन जरूर याद रखना है, प्रपोजिशन बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। क्लोज टेस्ट के नोट्स तो देखो भाई, या तो दिमाग में बनाइए, या फिर देखो नोट्स तो कुछ नहीं होता, या फिर लिख लीजिए कि सबसे पहले टेंस चेक करें, टोन चेक करें, थीम पता होनी चाहिए, कंजंक्शन आया है तो एक कलेक्टिव अप्रोच है, मैं बार बार कहूंगी। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीडिंग का बहुत ध्यान रखिए, है ना। स्किपिंग पॉलिसी भी हमने सीखी थी कि जहां कुछ भी समझना है वहां पर उसको स्किप करके अगला भर के आए। तो ये सब हमने आज के क्लास में सीखा, लगभग हमारे 7-8 स्टेप आज क्लियर हुए। अब हम कल मिलते हैं आपसे और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज आपका नरेशन शुरू करते हैं, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।